Good afternoon. This is Dr. Anita Mathur, Department of Geography, BSR Government Arts College, अलवर। मैं आज ऑनर्स पार्ट 2 में जो बायो ज्योग्राफी का पेपर है उसमें हम बायोम्स की बात कर रहे थे और पहले 3 लेक्चर्स में हमने बायोम क्या है, किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके बाद विषुवत रेखीय वर्षा वन बायोम के बारे में पढ़ा, फिर हमने मानसूनी वन बायोम के बारे में पढ़ा और आज हम इसके तीसरे हिस्से में सवाना बायोम्स की बात करेंगे कि किस प्रकार से इनकी और विस्तार हमें देखने को मिलता है। अगर हम स्थिति और विस्तार की बात करते हैं तो सामान्य रूप में सवाना बायोम का अर्थ उस वनस्पति समुदाय से है जिसमें धरातल पर आंशिक रूप से शुष्क अनुकूलता वाले शाकीय पौधे होते हैं, जिनमें मुख्य जो हिस्सा होता है वो घास का ही होता है और ये बिखरे हुए से लेकर सघन वृक्षों तक का आवरण होता है और मध्यम में झाड़ियां स्थित होती हैं। इस बायोम का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य कोलंबिया, वेनेजुएला का जो लानोस का क्षेत्र है, मध्य ब्राजील, गुआना, पैराग्वे, अफ्रीका में विषुवत रेखीय जलवायु के उत्तर तथा दक्षिण में मुख्य रूप से मध्य अमेरिका की पहाड़ी क्षेत्रों में, ऑस्ट्रेलिया और भारत में पाया जाता है। सवाना शब्द की उत्पत्ति में कुछ विद्वानों ने ये माना कि इसका प्रादुर्भाव प्राकृतिक पर्यावरण में अत्यधिक जो मानवीय हस्तक्षेप होता है उसके परिमार्जन के स्वरूप हुआ है। भारत में सवाना प्रदेश का विकास निश्चय ही मानव के द्वारा वनों को जो काटने का कार्य हुआ है उसकी वजह से हुआ है। भारत में सवानों में घासों की तुलना में झाड़ियों की मात्रा अधिक होती है। जैसे जो सवाना का ग्रासलैंड हम जिसे कहते हैं, ये जो ग्रासलैंड है, इसका ग्रासलैंड का विकास कैसे हुआ कि जब वन काटे गए तो उनका स्थान यहाँ पे घासों ने ले लिया और भारत में भी इस प्रकार का विस्तार आपको देखने को मिलता है। अगर हम इसकी जलवायु की बात करें तो सवाना बायोम की जलवायु की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है? यह है स्पष्ट शुष्क और आर्द्र ऋतुएं, वर्ष भर ऊंचा तापमान और अधिक सूर्यता। मतलब इसमें जब शुष्क ऋतु होती है तो उसका एक सुस्पष्ट टाइम होता है, उसका एक उसी समय में इस प्रकार की जलवायु होती है। एक आर्द्र ऋतु होती है जिसमें अधिकांश वर्षा की मात्रा होती है, सापेक्ष आर्द्रता बढ़ी रहती है तथा वर्ष पर्यंत तापमान ऊंचा रहता है और अधिक सूर्य ताप की प्राप्ति पृथ्वी की सतह को होती है। तो यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो 500 से 2000 मिलीमीटर के लगभग होती है। किसी भी महीने में तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं जाता। तो यही कहने का आशय है कि तापमान इसमें वर्ष पर्यंत ऊंचे ही रहते हैं, तो औसत तापमान इससे नीचे नहीं जाता। आर्द्रता और तापमान के आधार पर यहाँ पर 3 ऋतुएं होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि मोटे रूप में देखें तो शुष्क ऋतु होती है और आर्द्र ऋतु होती है, परंतु अगर हम उस तरह से इसको अलग करें तो शीत ऋतु दिन का तापमान ऊंचा रहता है और लगभग 26 से 32 डिग्री, रात में ये तापमान 20 डिग्री के लगभग हो जाता है। उष्ण ऋतु या ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, इसलिए सूर्य का ताप अधिकाधिक होने के कारण जो तापमान है उसका एवरेज 32 से 35 डिग्री के लगभग रहता है। और जो उष्णतर ऋतु होती है जिसमें वर्षा की प्राप्ति होती है और इन क्षेत्रों की लगभग 80 से 90% वर्षा इसी समय होती है, जो उष्ण का तर समय होता है जब ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है, तरावट रहती है। इस स्तर वर्षा काल में ही सारी वर्षा होती है।
भूमंडल के विभिन्न सवाना प्रदेशों में वर्षा की मात्रा में पर्याप्त अंतर धरातल की बनावट और भूमध्य रेखा से के दूरी पर आधार पर होता है। मतलब सब जो संपूर्ण सवाना क्षेत्र है उसमें वर्षा की मात्रा समान नहीं रहती है, वरन भूमध्य रेखा से दूरी और उस स्थान की जो बनावट है उसके आधार पर ये तय होती है। भारतीय सवाना में अधिकतम तापमान मई तथा जून में 45 से 48 डिग्री तक पहुंच जाता है, जबकि जनवरी में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री या कभी-कभी उससे भी कम हो जाता है। औसत वार्षिक वर्षा जो है वो करीब 1500 मिलीमीटर रहती है और उसका अधिकांश हिस्सा हम ये मानते हैं 80 to 90% भाग जून से सितंबर, मध्य जून से मध्य सितंबर के मध्य अधिकांश वर्षा यहाँ पर हो जाती है। फिर हम आते हैं वनस्पति की बात करते हैं। तो ये क्षेत्र जो है, जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता लग जाता है कि ये सवाना घास की यहाँ पे बाहुल्य होता है। घासें और अन्य शाकीय पौधे और वनस्पति समुदाय के लंबवत स्तरीकरण के सबसे निचले हिस्से में। घास की जो स्थिति होती है ये बिल्कुल जमीन के धरातल पे होती है, इनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि धरातलीय स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं और यहाँ पर ये सबसे नीचे होते हैं। इसके ऊपर वृक्ष होते हैं, झाड़ियां होती है और हम ये मान लेते हैं कि ये तृतीय स्तर में हमें इस प्रकार की घासें इस क्षेत्र में मिलती है। यहाँ पर जो घास मिलती है ये कंपैरेटिवली काफी कड़ी घास होती है। इसकी पत्तियां चपटी होती है और इनकी ऊंचाई औसतन 80 सेंटीमीटर तक मानी जाती है। और घासों में सर्व प्रमुख और सर्व स्थान पे जो सबसे इम्पोर्टेंट घास होती है उसको हम हाथी घास के नाम से पुकारते हैं। हाथी घास उसको कहते हैं, जिसकी औसत ऊंचाई 5 मीटर तक होती है। ये यहाँ की सबसे लंबी घासों में शुमार है और ये इनका आकार गुच्छेदार होता है और इनकी बनावट इस प्रकार की होती है कि इसमें से मतलब इसमें शुष्कता अधिक रहती है। ये शुष्क मौसम में भी अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। घास का आवरण खुला और विरल हो जाता है। जब ऊपर के जो वृक्ष होते हैं ये पतझड़ के मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, तब इन घास के ऊपर से एक तरह से आवरण जो होता है वो विरल हो जाता है, उसकी जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है और आर्द्र मौसम आते आते पुनः हरी पत्तियां तेजी से निकल आती हैं और वह पुनः हरी भरी हो जाती है। वन घास की जड़ें बारीक शाखाओं और प्रतिशाखाओं के घने जाल वाली होती है। ये एक तरह से इनमें सघनता बहुत ज्यादा होती है और लगभग 2.5 सेंटीमीटर्स की गहराई तक ये पृथ्वी में प्रविष्ट हुई भी होती है। बहुत ज्यादा इनकी जड़ें गहरी नहीं होती हैं। वृक्षों का स्वभाव जल की सुलभता पर निर्भर करता है। कुछ वृक्षों की प्रजातियों में स्टोमेटा को बंद करके शुष्क मौसम में जल संचित करने के गुण नहीं होते। ऐसे वृक्षों की पत्तियां शुष्क मौसम में गिर जाती हैं। ये वृक्ष पर्णपाती क्षेत्र में आते हैं। इनको हम ये मान सकते हैं कि ये जो मानसूनी जो डिसुडियस जो पत्ते गिराने वाली मौसम होता है, पतझड़ होता है, उसमें ये शामिल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास नमी की कमी हो जाती है। और वृक्षों की जड़ें सवाना प्रदेश के शुष्क और तर मौसमों के मुताबिक होती हैं, अर्थात ये इतनी लंबी होती हैं कि शुष्क मौसम में जल स्तर से निचले जल स्तर से भी जल प्राप्त कर लेती हैं। सामान्य रूप से इन वृक्षों की जड़ें 5 से 20 मीटर की गहराई तक धरातल में प्रविष्ट होने की क्षमता रखती हैं। वृक्ष की सामान्य ऊंचाई 15 मीटर तक होती है और इनकी छाल मोटी होती है। ये भी माना जाता है कि ये 1 सेंटीमीटर तक की भी इनकी मोटाई होती है। और वृक्षों के अनुपात में घासों को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले वन सवाना की बात करते हैं। इनमें वृक्षों और झाड़ियों का प्रभुत्व होता है। ऊपरी जो इसका आयतन है वो अत्यधिक सघन हो जाता है, बहुत डेंस होती है ये ऊपर से, परंतु वांछित सूर्य प्रकाश धरती तक फिर भी पहुंच जाता है,
जिसके कारण धरातल पर शासकीय पादपों का निचला स्तर पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। इसको उस तरह का क्राइसिस नहीं आता कि वो सूर्य की किरणें जमीन तक नहीं पहुंचने से कुछ दलदल जैसी स्थिति हो जाए, या वो सब प्रॉब्लम्स इसको नहीं आती। फिर दूसरे स्तर पे होते हैं वृक्ष सवाना। यह तब विकसित होता है जब धरातल पर घासों का प्राधान्य होता है और वृक्ष दूर दूर बिखरे होते हैं। उसकी वजह से इनको बीच में जगह मिल जाती है और उन वृक्षों के बीच का जो स्थान है वहां पे इस प्रकार के सवाना घास के क्षेत्र विकसित हो जाते हैं। उसके बाद झाड़ी सवाना, इसमें धरातल पर घासों का बाहुल्य होता है और वृक्षों का इन क्षेत्रों में अभाव होता है, मात्र थोड़ी थोड़ी यहाँ पर झाड़ियां पाई जाती है। उसके बाद है घास सवाना। ये इसका विस्तार उस क्षेत्र में होता है जहां पर हम ये मानते हैं कि जितनी भी झाड़ियां हैं और वृक्ष हैं वो अनुपस्थित रहते हैं और घासों का यहाँ पर लगातार आवरण तेजी से आपको नजर आता है। तो ये सभी घास के जो बायोम है, इनकी विशेषताएं ये है कि इसमें अलग अलग पदार्थ, तरह की अलग अलग वैरायटी की घासें यहाँ पर पाई जाती हैं। और अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ इनको नष्ट किया जा रहा है और यहाँ पर चराई का काम भी हो रहा है, साथ ही साथ इनको काट के कृषि का कार्य भी किया जाता है। और इन क्षेत्रों में भी कई बार आग लगाकर और यहाँ के ये जो वन क्षेत्र हैं इनकी सफाई करने का काम यहाँ पर भी होता है। तो ये इस प्रकार की स्थिति है कि यहाँ पर जो भी घास के मैदान है इसमें निरंतर अब अपने आप ही कमी आती जा रही है। इस क्षेत्र के अगर हम जंतु समुदाय की बात करते हैं तो यहाँ पर आर्द्र और शुष्क ऋतुएं पाई जाती है और इसलिए वनस्पति का आवरण में बहुत अंतर पाया जाता है। कुछ क्षेत्रों में जहाँ आर्द्रता अधिक है वहाँ पे जनसंख्या की सघनता अधिक होती है, पर जहाँ पर नमी की कमी होती है या कम मात्रा में होती है वहाँ कंपैरेटिवली घासों की विरलता होती है। अफ्रीकी सवाना क्षेत्र में चरने वाले जंतुओं की सबसे ज्यादा किस्में पाई जाती है, जिसमें जिराफ है, एंटीपोल है, हिप्पोपोटामस है, हाथी है, जेब्रा है। ये बड़ी मात्रा में झुंड में पाए जाते हैं। इसके विपरीत अमेरिका और ऑस्ट्रेलियाई सवाना क्षेत्र में पक्षियों को छोड़कर इतने बड़े जीवों की संख्या नहीं पाई जाती है। दक्षिणी अमेरिका में यहाँ पर चरने वाले दीर्घ में जो पशु होते हैं उसमें हिरन और ग्वानको नामक जीव जो होता है वो बहुतायत से यहाँ पर पाया जाता है। ये जो सवाना के क्षेत्र हैं यहाँ पर जिन क्षेत्रों में घास के क्षेत्र अधिक और वर्षा के कम होते हैं वहां पे जंतुओं की गतिशीलता अधिक रहती है। इसी कारण यहाँ वृहदाकार बहुत ही बड़े साइज वाले एनिमल्स मिलते हैं, जिसमें हाथी, जिराफ और गैंडे की अभी हमने बात की थी। सवाना बायोम में वनस्पति की संरचना और उसमें मौसमी परिवर्तन से यहाँ पर बिना रीढ़ वाले जंतुओं का भी बहुत अधिक संबंध इससे पाया जाता है। यहाँ पर वृहदकार हाथी से लेकर और छोटे जीव भी यहाँ पर पाए जाते हैं, परंतु आहार के लिए बहुत इनमें आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं रहती है, क्योंकि इस बायोम की वनस्पति में शाकाहारी जंतुओं के आहार ग्रहण करने की आदतों में विशिष्टताएं पाई जाती है। उदाहरण के लिए अगर हम जिराफ की बात करें तो जिराफ वृक्षों की पत्तियों पर निर्भर करता है, ज़ेब्रा ऊंची घासों पर निर्भर करता है और झाड़ियां खाता है, विल्डेबियर मध्य ऊंचाई के घासों को चरता है, हिरन सबसे नीचे की घास का सेवन करता है। तो इस तरह की एक ये हायरार्की बनी हुई है, इसलिए ये सब जीव जो है इनका भोजन जो है वो अलग अलग तरह का है, इसलिए यहाँ पर उस तरह सा भोजन का संघर्ष जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। अगर पारिस्थितिक उत्पादकता की बात करें तो यहाँ पर घासों के साथ साथ वृक्षों की भी उपलब्धता रहती है, जो जानवरों को खिलाने के साथ साथ वनों से लकड़ी भी यहाँ पर प्राप्त होती है और जैविक विनियोजन अच्छी मात्रा में होता है क्योंकि घास अधिक है
वैसे पोषण स्तरों के लिए यहाँ पर पर्याप्त सहायता रहती है। और आइवरी कोस्टा में दीमक बहुत बड़ी मात्रा में होती है, और इस दीमक का जो भोजन है ये घास ही होती है। इस क्षेत्र की एक विशेषता यहाँ दीमक का भी होना है। और ऐसा मानते हैं कि आइवरी कोस्टा में प्रति हेक्टेयर लगभग 12 किलोग्राम की मात्रा में दीमक पाई जाती है। तो इस क्षेत्र में दीमक की मात्रा काफी ज्यादा रहती है। मानवीय हस्तक्षेप की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मानव के लिए विभिन्न कार्य इस क्षेत्र में होते हैं। वो यहाँ पर घास जलाकर और अपने लिए निवास स्थान भी बनाता है, और यहाँ पर वृक्षों की भी वो नष्ट करके अपने रहने के लिए जगह बनाता है, जीवों को पालता है, और अपने रहने के लिए और अपनी जानवरों के लिए वो इन घासों का प्रयोग करता है। चराने के लिए भी ये घासें काम आती हैं। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर भी अच्छी मात्रा में जनसंख्या का बसाव पाया जाता है, और उनके लिए जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो इसी क्षेत्र में संपन्न हो जाती है। इस प्रकार आज हमने सवाना बायोम के बारे में पढ़ा। अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट बायोम के बारे में पढ़ेंगे, और इसके 2 PDF आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिए जाएंगे। थैंक यू।